हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, विशेषकर लवण क्या होते हैं इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है दो वीडियो हमने बनाया हुआ है उसमें हमने अम्ल और क्षारक के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। अब हमारा मेन टॉपिक रहेगा लवण पर कि लवण क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो का अंत तक आपको ज़रूर देखना है दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि इतने मेहनत के साथ आपको फ्री में ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो कम से कम सही उपयोग आप करेंगे, यही आशा रखकर मैं आपको सिखाने का, बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा यहाँ पे आ गया दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम करा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि लवण क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे जी कि लवण क्या होते हैं। लवण मतलब लवण को हम सॉल्ट कहते हैं, ये क्या होते हैं तो इसको हम बताएंगे। इससे पहले मैं बता दूं ये चैप्टर 2 है ना, तो ये चैप्टर 2 का भी ये हमारा पार्ट क्या है, 3 है। इससे पहले का यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिस्ट्री के नाम से एक लिंक मिलेगा, केमिस्ट्री के नाम से, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के पश्चात। और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये दो वीडियो आप जरूर देखेंगे जिससे कि आपका ये चैप्टर है ना वो कंप्लीट आपको समझ में आए, ठीक है। और इससे पहले का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका ये वीडियो आपको यही केमिस्ट्री के लिंक पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। तो आप वहां से सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इतना आपको सुनने के लिए मैं दिल से शुक्रिया कि आपने इतना सुना, इतना थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब देखिए लवण क्या होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जब भी कोई अम्ल, ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा, जब भी कोई भी अम्ल होता है और अम्ल, और जब भी कोई क्षार, ठीक है ना, जब कोई अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं ना, तो जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ क्या होता है, लवण होता है। सिंपल सी बात हमने आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। क्या हमने बताया है कि जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो जो पदार्थ बनता है ना, वो पदार्थ कौन होता है, लवण होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ को या प्राप्त होने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब जब अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं, ठीक है। यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है, तो यहां पे याद रखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। यहां पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो आप नॉर्मल से कह देंगे, देखिए वही बात हमने लिखा है कि किसी अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को, ये जो लवण होते हैं वो ठोस होते हैं, तो प्राप्त ठोस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप याद इसको रखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझा दूं तो देखिए, जैसे कि हम क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे NH3 हमने यहाँ पे ले लिया। NH3 को हम क्या कर देते हैं, NH3 को हम क्या कर देते हैं, HCl से हम क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। तो NH3 को हम HCl से यहाँ पे क्रिया करा दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या बनता है जी, देखिए जो हमारा यहाँ पे NH3 है ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्षारक। NH3 यहाँ पे क्या है, NH3 है क्षारक। ये HCl क्या है, ये हमारा अम्ल है। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, ये जब दोनों आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया जब इनके बीच होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना ये इसमें जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इसमें, तो ये क्या हो जाता है, पहले से NH3 3 हाइड्रोजन था, एक ये भी जुड़ गया,
तो NH4 हो गया और Cl भी जुड़ जाता है तो ये Cl हो गया, मतलब अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। या हम ऐसा नहीं ना, मिस्टेक कर दिया क्या हमने। अम्ल और क्षारक के रासायनिकरण अभिक्रिया कराएंगे। HCl बनता है और ये हमारा क्या है, ये हमारा लवण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही हम कह रहे हैं कि जब हम किसी अम्ल और क्षारक का उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो जब अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो यही तो बात कहा गया है यहाँ पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। दूसरा और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 2 हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल 2 हम क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल 2 मैं नीचे दे दूँ क्या, यहाँ पे इसका ये एग्जाम्पल 1 हमने दिया है, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल दूसरा हम ये दे सकते हैं कि जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और इसको लवण के साथ, एक अम्ल के साथ हम क्रिया करा देते हैं जैसे HCl के साथ। और जब कोई क्षार को, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास क्षारक है। ओहो ये क्या हो रहा है भैया, अजब हाल है यार। ये हमारे पास क्षारक है और ये हमारा अम्ल है, ध्यान से आप समझेंगे। तो जब हम देखिए, जब क्षारक को अम्ल को, मतलब अम्ल या क्षारक कहें या क्षारक अम्ल कहें, या जब दोनों ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इतना ये प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ से OH बाहर निकलता है, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो जब निकलेंगे तो सबसे पहले यहाँ से OH और H निकलेंगे तो ये H2 बनकर बाहर निकल जाएंगे। क्या बनकर बाहर निकलते हैं जी, H2O, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन, तो ये H2 बनकर बाहर निकल गए। बचा यहाँ पे क्या, सोडियम और क्लोरीन बचा, तो ये Na और Cl बन जाते हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करके। तो ये हमारे यही जो है ना, ये वाला पदार्थ NaCl, यही लवण है जी। तो हमने यही कहा है कि जब किसी अम्ल और क्षारक का उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गई होंगी कि लवण क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये दो हमने एग्जाम्पल से समझा दिए। अब यहाँ पे हमें जानना है कि जो लवण होते हैं उनका वर्गीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लवण का वर्गीकरण। तो लवण को कितने भागों में बांटा गया है ये आप याद रखेंगे। तो यह मुख्य रूप से 6 प्रकार, इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 6 टाइप होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं लवण। जिसमें हमारा पहला जो आता है जो है सरल या सामान्य लवण। अब सरल लवण क्या होता है, सिंपल लवण, या सामान्य लवण क्या होता है, इसको हम जानेंगे। तो देखिए ऐसा लवण जिनमें क्या H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन या मतलब OH मतलब हाइड्रोक्सी आयन नहीं होते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे सरल या सामान्य लवण हो जाएंगे। मतलब ऐसा कोई भी लवण जिसमें H मतलब क्या हो, हाइड्रोजन आयन ना हो या OH आयन ना हो, तो ऐसे सभी को हम क्या कहते हैं, ऐसे सभी को हम सरल लवण कहते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल से KNO3,
जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये भी एक लवण है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन इसमें दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है। यहाँ पे OH इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। जैसे कि बहुत सिंपल हो गया जी NaCl। बताइए NaCl में आपको हाइड्रोजन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है। और हाइड्रोक्साइड मतलब OH दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल या सामान्य लवण, हम सरल लवण कह सकते हैं कि ऐसा लवण जिनमें H+ आयन या OH- आयन नहीं होते हैं वही क्या कहते हैं? सरल लवण कहलाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे ETC, और भी बहुत सारे हैं। दूसरा हमारा प्रकार है जो है अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण क्या होते हैं समझिएगा। तो इसमें कह रहा है कि इनमें H+ आयन होते हैं, मतलब ऐसे कोई भी लवण जिसमें क्या होगा? H+ आयन होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अम्लीय लवण। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल में हो गया सोडियम बाईसल्फेट। ठीक है ना, जैसे कि सोडियम बाईसल्फेट हो गया। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ये हमारे सभी क्या है? ये हमारे अम्लीय लवण है। देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है। देख रहे हैं ना, कह रहा है कि इनमें H+ आयन होते हैं। तो इसमें H+ आयन है कि नहीं है? यहाँ पर भी H+ आयन है। और इस हाइड्रोजन पे कौन सा धनात्मक आवेश होता है? इस हाइड्रोजन पे क्या है? धनात्मक आवेश है। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे लवण जिसमें H+ आयन होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? अम्लीय लवण कहलाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा इसका प्रकार है क्षारीय लवण। ठीक है ना, अब क्षारीय लवण क्या होते हैं? तो इनमें OH आयन होते हैं, मतलब ऐसा लवण जिसमें हाइड्रोक्सी आयन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय लवण कहेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी लवण जो भी होंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है ना, जैसे कि हम क्या दे सकते हैं? जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्सी क्लोराइड ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे दूसरा हम और भी दे सकते हैं जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड हम दे सकते हैं। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर आप देखें इसमें तो देखिए OH इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? OH, ठीक है ना, OH- आयन, यहाँ पे भी OH- आयन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लवण जिसमें OH जो हाइड्रोक्सी आयन उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहेंगे। जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। अगला आता है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण का मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें कह रहे हैं एक से अधिक प्रकार के इसमें धनायन होते हैं या ऋणायन होते हैं। मतलब एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होंगे तो ऐसे लवण को हम क्या कहेंगे? मिश्रित लवण कहते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल में आप लिख दे रहा हूं सोडियम पोटेशियम सल्फेट। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है सोडियम पोटेशियम सल्फेट है। यहाँ पे देखिए सोडियम पर भी प्लस आयन होता है, पोटेशियम पे भी प्लस आयन, जो OH जो है SO4 है उस पर माइनस आयन होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे तो अलग अलग आपके हैं जी। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। जैसे कि दूसरा हम एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है ना, कैल्शियम डाइक्लोराइड भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैल्शियम है, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे देखिए क्लोरीन पे 2 माइनस हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन होंगे, देख रहे हैं ना, यहाँ पे सोडियम पर पोटेशियम पे एक से अधिक धनायन है, या एक से अधिक ऋणायन होंगे। जैसे क्लोरीन पर 2 ऋणायन है, तो एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं तो उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है द्विक लवण। अब द्विक लवण क्या होते हैं ये भी समझ जाइए। तो ये 2 सरल लवणों से बने होते हैं। मतलब ऐसा लवण, मतलब ऐसे लवण जो 2 सरल लवणों से ही बने होते हैं उसे हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका फिटकरी का। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फिटकरी।
फिटकरी। तो याद रखेंगे फिटकरी क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। फिटकरी क्या हो जाएगा, फिटकरी द्विक लवण का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, फिटकरी क्या है, फिटकरी दो लवणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, K2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, तो ये हमारा फिटकरी का क्या है, सूत्र है, इसको आप याद रखेंगे। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और क्या होता है, 24H2O होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। K2SO4 Al2SO4, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया गया है, ओहो, Al2SO4 का होल थ्राइस है ना, SO4 का होल थ्राइस 24H2O होता है। अगला हमारा आता है, देखिए यहाँ पे द्विक लवण, देखिए यहाँ पे अगर नहीं समझ में आए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि मतलब यह दो, मतलब द्विक लवण होते हैं वो दो सरल लवणों से बने होते हैं। दो सरल लवण इसमें कौन है, तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है, ये एक लवण है सरल लवण, Al2SO4 का होल थ्राइस है, ये एक सरल लवण है। तो दो सरल लवणों से ये क्या हुआ है, मिलकर ही ये फिटकरी बना हुआ है। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया सरल लवण कैसे पता चला, यही है। तो देखिए ऊपर आते हैं, सरल लवण का परिभाषा हमने क्या कहा था, जिसमें H+ आयन या OH आयन न हो। तो देखिए यहाँ पे K2SO4 में H+ आयन है, नहीं है, और OH भी नहीं है यहाँ पे, इसमें H+ आयन है या OH आयन नहीं है जी, तो इसीलिए ये सरल लवण हो गए हमारे। अगला हमारा आता है संकर लवण। तो इसमें क्या होता है, ऐसा लवण जिसमें संकर आयन पाए जाएंगे उसे हम संकर लवण कहते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं K4FeCN का होल 6। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें संकर आयन होते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसी को संकर लवण कहते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल ओनली याद रखेंगे, बहुत है जी। ये हमने थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए साइड में एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो नॉर्मल सा है, परिभाषा लिखने के बाद एग्जाम्पल ज़रूर आपको देना है, सभी का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर होगा जी। तो इस तरीके से आप लिखेंगे लवण और लवण का, यह हमने जान लिया लवण का फिर से प्रकार। तो इतना समझ के तो अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है जी। नेक्स्ट अगला आता है लवण जल अपघटन। ठीक है ना, अब हम जानेंगे कि लवण जल अपघटन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमको आराम से अच्छे से बताया गया है कि जब कोई लवण, ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि जब कोई लवण जल में घुलकर अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयन बनाते हैं तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, लवण जल अपघटन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे यही कहा गया कि जब कोई भी लवण है, जब कोई भी लवण है, अब वो क्या करता है, कोई भी लवण है उसको अगर हम जल में घोल देते हैं, कोई भी लवण है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जल में घोल देंगे। एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें जल पहले से है, इसमें क्या है, जल है पहले से। ठीक है ना, इस जल में हमने क्या कर लिया है, इस जल में हमने लवण को घोल दिया है। जैसे ही घोलेंगे तो ये घुलकर 3 प्रकार के विलयन बनाएगा। सबसे पहली बात अम्लीय विलयन भी बनाएगा, अम्लीय विलयन भी, दूसरा क्षारीय विलयन भी बनाएगा और तीसरा उदासीन विलयन भी बनाता है। उदासीन विलयन भी बनाता है। समझ रहे हैं? तो हमने यही कहा कि मतलब हमने क्या बताया कि जब कोई लवण जल में घुलकर अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयन बनाते हैं
तो इस संपूर्ण घटना को ही, ये संपूर्ण जो घटना हो रही है, इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लवण जल अपघटन कहते हैं या कहलाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब कोई लवण जल में घुलकर अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयन बनाते हैं तो इस घटना को लवण जल अपघटन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है ना। अब यहां पे याद रखेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे एक चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, नोट डाउन में यहाँ पे नोट में करा दे रहा हूँ। ये नोट वाली जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसको बहुत ही आराम से आपको समझ कर लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी, ठीक है, जब भी यहाँ पे दुर्बल अम्ल, जब भी दुर्बल अम्ल तथा मतलब कमजोर अम्ल, ठीक है ना, और प्रबल क्षार, प्रबल क्षारक का क्या होता है, प्रबल क्षारक से बने जो लवण होते हैं, बने जो लवण होते हैं ना, वो उन लवण का अगर जल अपघटन हम करा देते हैं, जल अपघटन, ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। मतलब हमने क्या बताया कि पहले हम दुर्बल अम्ल को लेंगे और दुर्बल क्षार को, प्रबल क्षार को लेंगे। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को लेकर हम एक लवण बनाएंगे और उस लवण को हम क्या करेंगे, उस लवण का जल अपघटन कराते हैं ना, तो जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, कैसा विलयन बनता है, तो वो क्षारीय विलयन बनता है। इसको आप याद रखेंगे, क्षारीय विलयन बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बात बताया है कि वो कौन सा विलयन बनता है, क्षारीय विलयन बनता है, ठीक है ना, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने क्या बताया कि जब हमने कहा कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने जो लवण होते हैं ना, वो उनका जब जल अपघटन कराते हैं तो जो विलयन बनता है वो क्या होता है, क्षारीय विलयन बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम साइनाइड का, ठीक है ना, पोटेशियम साइनाइड का। तो पोटेशियम साइनाइड जो है ना, ये हमारा क्या है, ये क्या है, एक क्षारीय विलयन हम कह सकते हैं कि उस तरीके का कार्य ये करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा दूसरा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, N2SO N2CO3, ठीक है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये आप याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट, इतना आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है ना, ठीक है, इतना आप समझ के। अब ये कैसे टूटते हैं ये आपको पता चला जल अपघटन में। जैसे कि अगर हम पोटेशियम साइनाइड को अगर हम तोड़ें तो ये कैसे टूटेंगे जी, अगर हम जल में इसको घोलते हैं तो K+ और Cn- में इस प्रकार टूट जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार ये टूट जाता है। पोटेशियम पर प्लस होगा और साइनाइड पर माइनस आयन होता है। तो इस प्रकार जल में जब हम घोलते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, नॉर्मल सा है जी, एक दो बार पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे साधारण नमक क्या होते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साधारण नमक, ठीक है ना। साधारण नमक जिसका देखिए, साधारण नमक किसे कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र, सबसे पहला इसका सामान्य सूत्र NaCl होता है। ये आप याद रखेंगे, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। उसके बाद इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका सामान्य या क्या है, रासायनिक नाम है, ठीक है। उसके बाद आता है बनाने की विधि। अब हम सोडियम जो क्लोराइड है NaCl, इसको कैसे हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl के साथ क्रिया कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, देखिए इसके अनुसार वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, इसको हमने क्या कर दिया, HCl से हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम HCl से क्रिया कराते हैं तो होता क्या है,
होता यह है कि यहाँ से ये इतना निकलता है जी, क्या निकलता है, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलता है। तो H2 दो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन H2 और O, ये H2O बाहर निकल गए, H2O ये तो बाहर निकल गया H2O। और उसके बाद क्या बचा, सोडियम और क्लोरीन जो ये मिल जाते हैं तो NaCl का निर्माण कर लेते हैं। तो ये NaCl क्या है, साधारण नमक है, ठीक है ना, ये साधारण नमक है। तो आप समझ गए ना, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से क्रिया कराते हैं तो साधारण नमक बनता है, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट हमारा आता है साधारण नमक का उपयोग। अब साधारण नमक का क्या उपयोग है ये भी देख लीजिए। तो इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं जी, इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। सबसे पहला, भोजन बनाने में इसका उपयोग होता है। देखिए, साधारण नमक का ही उपयोग हम घरों में करते हैं, जो भोजन बनाते हैं, नमक हम भी खाते हैं ना, जो भी आपके भोजन बन रहा है तो उसमें जो हम डालते हैं नमक, वो क्या है, साधारण नमक ही है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, मृत शरीर को गलाने में भी इसका उपयोग होता है। देखते हैं कि बड़े बड़े जानवर, अगर उनकी किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, जब हम मिट्टी में उसको डालते हैं तो हम नमक की बोरी भी उसमें डालते हैं, खोलकर नमक भी छिड़का जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, नमक का छिड़काव क्यों होता है, क्यों नमक उसमें डालते हैं, क्योंकि नमक से क्या होगा, वो शरीर जल से जल क्या हो जाएगा, गल जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े, जैसे कहना मतलब दुख लग रहा है, जैसे अदरवाइज जैसे बड़ी बड़ी हाथियाँ होती हैं, हाथी जो होती हैं वो अगर ऐसे डेथ हो जाता है उनका, या बहुत सारी मैं कह सकता हूँ गाय हैं, भैंस हैं, ऐसे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको जब हम क्या करते हैं, मिट्टी दी जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, नमक की बोरियां भी डालते हैं, नमक की बोरियां खोलकर नमक का छिड़काव किया जाता है जिससे कि जल्द से जल्द वो गल जाए। तो ये इसका दो उपयोग है। इसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे इसका स्रोत क्या है, नमक का, साधारण नमक कैसे हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले समुद्री जल से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, नमक का साधारण नमक प्राप्त करते हैं। समुद्री जो क्या होता है, समुद्री जल होता है। जैसे कि समुद्र अगर आप देखेंगे ना तो नीले तरह का दिखाई देता है। वो नीला क्यों दिखाई दे रहा है, तो वो तो अलग कारण हो गया, फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन है, परावर्तन है, प्रकीर्णन है, बहुत सारे कारण है। बट मोस्टली आप याद रखेंगे समुद्री जो जल होता है ना उसमें अधिक मात्रा में नमक पाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना कि वो बहुत ही क्या होता है, खट्टा क्षारीय हमें लगता है। अगला हमारा आता है चट्टानों से, जो चट्टान मतलब खनिज, जो नमक हमें प्राप्त होता है चट्टानों से प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है नमक बनाने वाले पदार्थ। नमक कौन से किससे बनता है, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का वहाँ पे उपयोग होता है, यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, यहाँ पे 10H2O भी है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का भी उपयोग होता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, इन सभी का उपयोग किसमें किया जाता है, नमक बनाने में किया जाता है। तो आशा करता हूँ जो साधारण नमक है ये आप समझ गए होंगे, पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन हमने कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा आता है जो है कास्टिक सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसको हम जान लेते हैं। तो कास्टिक सोडा क्या होता है जी, तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। अब कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है, इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहा रहा है स्पष्ट रूप से कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो हम क्या करेंगे जी, नॉर्मल सी बात है कि सोडियम क्लोराइड को लेंगे और सोडियम क्लोराइड में हम क्या कर देंगे, जल अपघटन इसका कराकर अब विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, ठीक है ना, यह आप याद रखेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, नॉर्मल सी क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें सोडियम क्लोराइड को लेना है, ठीक है ना। तो सोडियम हम क्लोराइड को यहाँ पे ले रहे हैं NaCl, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। इसके दो अणु हम ले लेते हैं, ठीक है, तो दो यहाँ पर लिख सकते हैं या एक और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं, मतलब इसको जल से क्रिया करा देते हैं। तो जल को HOH, देखिए H2O लिख दें या HOH लिख दें, दोनों बात एक ही है। देखिए दो हाइड्रोजन है, इसमें भी दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो इस तरीके से हम जल को लिख दिए हैं।
एक और हम जल के अणु ले लेते हैं, मतलब जल के 2 अणु को हम लेकर इस तरीके से क्रिया कराते हैं। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, जब जो हमारा सोडियम क्लोराइड का अब ये जलीय विलयन हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो होता ये है दोस्त कि यहाँ से ये इतना निकलता है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ से HCl, ये सबसे पहले देखेंगे HCl यहाँ से निकला, फिर से HCl यहाँ से निकलेंगे। तो 2 मात्रा में सबसे पहले तो यहाँ पे HCl, यहाँ पे 2 मात्रा में HCl निकलता है, एक HCl यहाँ से, एक HCl यहाँ से, 2 HCl निकले तो ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे बचा के NaOH बचा, तो ऊपर सबसे पहले NaOH ये बचा, और नीचे भी देखेंगे तो NaOH नीचे भी तो बचा। अरे बाबू यहाँ से जब फिर से ये भी तो निकला, यहाँ से HCl निकल गए हैं, तो 2 HCl निकले हैं, तो ये 2 HCl लिख दिए। अब 2 सोडियम, तो 2 सोडियम यहाँ पे 2 हम कर देंगे, आगे हम लिख देते हैं 2, तो 2 सोडियम 2 सोडियम 2 हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्साइड, ये हमारे हो गए जी। तो ये क्या हो गया भैया, ठीक, हम तो कहे कि अब दिक्कत हो गया, चलिए कोई नहीं जी, कुछ हो गया था शायद, मेरे हाथ से कहीं लग गया था। तो इतनी बात आप समझ के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना था। देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कास्टिक सोडा का उपयोग। अब कास्टिक सोडा का क्या उपयोग है, तो इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। सबसे पहला कौन सा उपयोग होता है जी, सबसे पहला है साबुन तथा अपमार्जक को बनाने में। जितने भी साबुन हम करते हैं, जो अपमार्जक, जो सर्फ का यूज़ हम करते हैं कपड़े धुलने के लिए, तो उस सभी में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा अधिक होती है। फिर से कागज उद्योगों में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। कागज कैसे बनते हैं, जो पेड़ पौधों की, जो हम कह सकते हैं छाल होती है, ठीक है ना, उसी को तो उसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसको ज़्यादातर हम बहुत देर तक रखा जाता है, जिससे वो नर्म हो जाता है, तभी तो कागज़ बनते हैं ना। अगला आता है कृत्रिम रेशम उद्योग में। अब जो रेशम उद्योगों में भी, रेशम एक धागा होता है, तो उसके उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में टोटल आगे होंगे कि कास्टिक सोडा क्या है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम दोस्त इतना ही रहने देते हैं। मुश्किल से आधे घंटे से या 45 मिनट का आपकी क्लासेस होती हैं पर डे, तो इतना ही हम पढ़ेंगे, इतना ही बहुत है आपके लिए। मैं यही कहूँगा, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना आप तैयार करके आए ना, बहुत है जी, बहुत है। देखिए 2-3 बातें विशेषकर मैं बता दूँ। सबसे पहली बात, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप केवल स्टूडेंट होने से नहीं, अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको कहूँगा कि मैं आपको क्लास 10th के लिए पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का आपको कंप्लीट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको पीडीएफ नोट्स हम पूरी फिजिक्स की या केमिस्ट्री का प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ओनली 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना है। वहाँ पे कहना है कि सर क्लास 10th का हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है। क्या कहेंगे आप, क्लास 10 का पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही करके पेमेंट और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर आप सेंड करेंगे, तो आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिए जाएंगे जो पीडीएफ नोट्स होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो इस तरीके से आप नोट्स से अपनी हेल्प ले सकते हैं। ओनली 99 है जी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तो इसका पार्ट 3 है ना, इससे 2 वीडियो इस चैप्टर का देख लीजिएगा, अब पहले चैप्टर के भी 3-4 वीडियो हैं उसको देखिए। तो सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए चलिए, यही बेहतर रहेगा जी। रोज़ आपको शाम को मैं बता दूँ, शाम को 7 बजे आपकी वीडियो मिलती है। तो मैं नहीं जानता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा ना, एक बार लिंक पे क्लिक करके ज़रूर आप चेक कीजिएगा कि कहाँ तक अभी तक पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद भी आप सीक्वेंस वाइज अपनी वीडियो को देखकर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।